नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आजकल देश में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी इन साहब पर है, जय शाह, BCCI के सबसे ताकतवर ऑफिसर। लेकिन वर्ल्ड कप से भी बड़ा कप 2024 का, जी हां 2024 का फाइनल लोकसभा का इलेक्शन, और उस कप की जिम्मेदारी मोदी जी ने इन साहब को दिए, जय शाह के पिताजी को, अमित शाह। और ये जो 24 का कप है उसके सेमीफाइनल की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 5 राज्यों के निर्णायक चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, असेंबली इलेक्शंस के। और ये तारीखें हैं, मध्य प्रदेश 17 नवंबर को वोटिंग है, राजस्थान 23 नवंबर को वोटिंग है, छत्तीसगढ़ 2 फेज में होगा, 7 और 17 नवंबर को वोटिंग है, तेलंगाना हैदराबाद का एरिया 30 नवंबर को वोटिंग है, और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट 7 नवंबर को यहां पर वोटिंग है। लेकिन इन तारीखों से सबसे अहम तारीख है 3 दिसंबर 2023, दिन है इतवार का। और यही तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तारीख तय करने जा रही है कि 24 के फाइनल में क्या होने जा रहा है। ये जो 3 दिसंबर है, ये मोदी के भविष्य को तय करेगी। और यहीं से आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन। और जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मोदी ये सेमीफाइनल जीतते हैं, अगर वो राजस्थान जीत लेते हैं, मध्य प्रदेश जीत लेते हैं, तो फिर इस जीत का इंपैक्ट 2024 के फाइनल पर क्या पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। और अगर मोदी जी ये सेमीफाइनल 5 राज्यों के चुनाव में पराजित होते हैं बुरी तरह से, राजस्थान भी गया, मध्य प्रदेश भी गया, छत्तीसगढ़ भी गया, तेलंगाना तो जाहिर है, अगर नतीजे मोदी के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब अगर आप ओपिनियन पोल्स देखिए इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो इन 5 राज्यों में जो गोदी मीडिया के चैनल के सर्वे कह रहे हैं, या जो फिर गोदी मीडिया के अखबार बोल रहे हैं, या फिर जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर तेलंगाना में BRS हो, इनका जो एक मोटी मोटी जो तस्वीर आ रही है, एक जो पिक्चर इमर्ज हो रही है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी, सबका मानना है, बीजेपी का भी मानना है कि बीजेपी की वहाँ बड़ी कमज़ोर स्थिति, बीजेपी वीक है। और तेलंगाना में कांग्रेस जो पिछड़ रही थी आज से कुछ महीने पहले, बीते कुछ समय में कांग्रेस वहाँ पर नंबर 2 की पार्टी इमर्ज हो रही है, और BRS से उसकी कांटे की टक्कर है। सरप्राइज भी हो सकता है कुछ तेलंगाना में। राजस्थान मध्य प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, हालांकि एज जो है अभी भी वहाँ कांग्रेस को, लेकिन कांटे की टक्कर है। और खासकर राजस्थान में जहाँ पर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी, इधर थोड़ी सी स्थिति खराब हुई है। और अगर आप चुनावी सर्वे देखें तो जो पिक्चर है वो पिक्चर कुछ यूँ दिखती। अब ये जो सर्वे हैं इसका मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 90 के हाउस में 30 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, कांग्रेस यहाँ कंफर्टेबल है। मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने थोड़ा गेन किया है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी भी वहाँ इम्प्रूव कर रही है। 95-100 टच कर सकती है बीजेपी, लेकिन 100 से कुछ होने वाला नहीं। और अगर आप राजस्थान देखेंगे तो राजस्थान में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 15 दिन, या आप कह सकते हैं 4 हफ्ते में, 3-4 हफ्तों में कांग्रेस ने वहाँ अपनी टैली को इम्प्रूव किया। एक नेक एंड नेक फाइट थी, बराबर की फाइट थी, बीजेपी को एज था, लेकिन ये एज धीरे धीरे आप कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ जा रहा है। 100 पार कर सकती है कांग्रेस, और कुल मिलाकर 10 सीटों में ही खेल होगा। 10 सीटें अगर इधर गईं बीजेपी में, या 10 सीटें उधर गईं कांग्रेस में, तो खेल कहीं भी पलट सकता है। तो ये 3 राज्यों की स्थिति है। बाकी मिज़ोरम मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करेंगे इसको आगे कभी 5 राज्यों को मैं डिस्कस करूँगा। अब दोस्तों, ये जो सर्वे हैं ये एक तरह का संकेत देते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। एक तरह के प्रेडिक्शंस हैं, और प्रेडिक्शंस पर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ तस्वीर दिखाई है।
अभी भी मेरा मानना है कि 3 दिसंबर सबसे इम्पॉर्टेंट तारीख है 2023 की, क्योंकि 3 दिसंबर को ये जो 5 राज्यों के नतीजे आएंगे ये बहुत कुछ तय करेंगे। ये 2024 का जो फाइनल है उसमें प्रधानमंत्री कहाँ खड़े हैं, किस ज़मीन पर खड़े हैं, उस इमेज को ये प्रोजेक्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री क्या 2024 का फाइनल जीतने जा रहे हैं या जीत के करीब हैं या जीत से दूर हैं, ये तय होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये 5 राज्यों में से 3 या 4 राज्य हार गए तो हो सकता है 3 दिसंबर से ही मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ऐसा लोगों का कहना है। दीपक भाई, मैं सीधा कहूं तो 3 तारीख के शाम तक जब नतीजे आएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी एम्पायर, ये घोषणा शाम को हो सकती है। दैट विल बी द काउंटडाउन बिगिंस 3 तारीख को। अब दोस्तों, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं 3 दिसंबर को इनके नतीजे आ रहे हैं। ये नतीजे क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं 2024 के फाइनल को लेकर? हमारे एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े टाइगर और अभिज्ञान प्रकाश, जो बरसों बरस एनडीटीवी के एडिटर रहे, हम तीनों मिलकर इस बड़े सवाल को पूरी तरह से डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और तथ्यों के साथ और बहुत ही बेखौफ तरीके से आपके सामने पूरी पिक्चर रखेंगे। लेकिन मैं आपसे चंद सेकंड लेना चाहता हूँ, और चंद सेकंड में इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो सबसे मजबूत बेल्ट है मध्य भारत की, बीजेपी आरएसएस का जो गढ़ है, सबसे मजबूत किला है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के इतने बुरे हाल मोदी जी ने क्यों कर दिए, शाह साहब की राजनीति ने क्यों कर दी? क्योंकि ये जो 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अटल और अडवाणी ने, वाजपेयी और अडवाणी ने 3 बड़े नेता पैदा किए थे इन्हीं तीनों स्टेट्स में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को उन्होंने एक तरह से उभारा। रमन सिंह 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रहे बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ के, अपराजित रहे 3 टर्म। फिर राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा राजे को खड़ा किया और वसुंधरा राजे 2 बार की सफल मुख्यमंत्री रहीं बीजेपी की तरफ से राजस्थान में। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर। अब सवाल ये है कि ये जो 3 बड़े नेता, छत्रप नेता खड़े किए थे, अटल ने, अडवाणी ने, और तीनों अडवाणी के बड़े करीब थे, ये इत्तेफाक है। इन तीनों को 2014 के बाद गुजरात लॉबी ने धीरे 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 क्यों कमजोर कर दिया? कुछ को कमजोर किया, कुछ को खत्म ही कर दिया। अभी जो 3 मजबूत नेता, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, 3 बड़े नेता, छत्रप नेता, अपराजित नेता, कोई 2 टर्म का चीफ मिनिस्टर, कोई 3 टर्म का चीफ मिनिस्टर, कोई 4 टर्म का चीफ मिनिस्टर, मोदी जी ने उन्हीं शाखाओं को क्यों काट दिया बीजेपी के इस मजबूत पेड़ में? इस सवाल को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है, कि गुजरात लॉबी इनके अगेंस्ट क्यों थी और खुद ही क्यों अपने को बर्बाद कर दिया। आप कह सकते हैं कि घर के चिराग से ही घर को आग क्यों लगी मध्य भारत में, इस पर भी हम जवाब देंगे। और हम कोशिश करेंगे जो 3 दिसंबर की तारीख है, ये तारीख मोदी शाह गुजरात लॉबी का भविष्य क्यों तय करने जा रही है, इस पर भी जवाब देंगे। और मुझे लगता है दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और अभिज्ञान प्रकाश के पास। टाइगर, पहला सवाल आपसे ही है और उसके बाद फिर मैं अभिज्ञान के पास आऊँगा। सवाल यह है कि 3 दिसंबर में किस दिन वोटिंग हो रही है, किस दिन नामांकन भरा जा रहा है, उसमें दिलचस्पी नहीं हमारे दोस्तों को। दिलचस्पी एक ही तारीख पे है, 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूं। 3 दिसंबर को आपको क्या लग रहा है? ये जो 3 राज्य हैं, तेलंगाना नहीं जोड़ रहा हूं, मिजोरम नहीं जोड़ रहा हूं, 3 राज्य जोड़ रहा हूं, आपको लगता है कि ये तीनों राज्य कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं? इसमें से 3 में से 2 भाजपा के खाते में जा रहे हैं? कांटे की टक्कर है, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कहना मुश्किल है? दीपक भाई, मैं सीधा कहूं तो 3 तारीख के शाम तक जब नतीजे आएंगे तो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी एम्पायर, ये घोषणा शाम को हो सकती है। दैट विल बी द काउंटडाउन बिगिंस 3 तारीख को। अगर आप ये कह रहे हैं, 3 अहम राज्य है,
टाइगर, अगर आपने शुरू में बड़े बोल बोले हैं, मैं कहूँगा, आपने शुरू में ही कह दिया कि 3 तारीख को ऐसा होने जा रहा है, तो अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्यों होने जा रहा है? कुछ उसके कारण भी तो होंगे। मैं वही बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी में और अशोक वानखेड़े में एक बेसिक फर्क है। हम जमीन के रियलिटी पे बात करते हैं क्योंकि हमको चुनाव लड़ना नहीं होता, हम आईना लेके घूमते हैं। सवाल यह है दीपक जी, 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का संगठन ही नहीं है। एक राज्य, यदि 5 राज्यों में मैं बात करूं जहां कांग्रेस 100% श्योर है सत्ता में वापस आएगी, वो बघेल जी का है। मैं साथ में ये भी कहता हूं कि यदि 5 राज्यों में सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है तो मैं छत्तीसगढ़ कहूंगा। लेकिन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वहां आवाज ही नहीं, खत्म हो गया। बीजेपी का राज्य इकाई केंद्र के नेतृत्व ने खत्म कर दी। जो लोग जमीन से जुड़े थे उनको जमीन में गाड़ दिया, जिन लोगों की जमीन में कोई हाथ पैर रखने की जगह नहीं है उनको सर पे बिठा लिया। ये 2014 से जो करना शुरू कर दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। एक राष्ट्रीय पार्टी यदि उसका नुकसान होता है तो आप समझ लीजिएगा वो पार्टी सिकुड़ती जाएगी, तो फिर अराजकता को जगह मिलती है। अब आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो चेहरा था उसने आपने उसके ऊपर नकाब डाल दिया। ना आप मामा का नाम लेते हो, ना मामा की एंटी इंकम्बेंसी है। चलो ठीक है, लोग थक गए मामा से। दूसरा चेहरा कौन सा डेवलप किया आपने? आपने 5 लोगों को मार्केट में छोड़ दिया, चलो लड़ो मरो आपस में और तय करो कौन जीतता है। अरे क्या मिडिवल पीरियड का लड़ाई है क्या? अफगानिस्तान में वो जो चलती है, एक बकरे की डेड बॉडी होती है और उसको लेने के लिए लोग आपस में घोड़े में लड़ते हैं। धर्मात्मा पिक्चर में दिखाई वैसी। मतलब मध्य प्रदेश आपने छोड़ दिया और 4-5 लोगों को, 10 लोगों को छोड़ दिया कि लूट लो, जिसके हाथ में आई बटे ले लो। इतना विद्रोह मैंने मध्य प्रदेश में, जब से मैं राजनीति कवर करता हूं तब से मैंने देखा नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी थी। आज विद्रोह मतलब ऑफिस तोड़ा तोड़ी होती है। जिनको चुनाव लड़वाना है वो मना करते हैं। उसको ये तक बोलना पड़ रहा है कि मुझे 51,000 रुपए मैं दूंगा यदि कांग्रेस का वोट नहीं दलने दोगे यहां। तो ये बात क्यों करनी पड़ती है आपको? किस लिए? जी, आप हारी हुई सीटों पे जब आप उम्मीदवार घोषित करते हो तो वहां ये आलम है, जीती हुई सीटों पर जब करोगे तो क्या आलम होगा? छिंदवाड़ा में आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो आपने ऐसे पार्टी के उम्मीदवार को दिया जो सनातन धर्म को गाली देता है, रावण की पूजा करता है और रामायण जलाता है। वो बीजेपी का उम्मीदवार है। ये बैंक्रप्सी है मध्य प्रदेश में। और किस मुंह से कहूं मैं राजस्थान में भी आपसे पूछूंगा। 1 मिनट, आपने राजस्थान का भी पूछा, उसका भी बता दूं। राजस्थान में कौन है क्षेत्र? कर्नाटक में कौन थे? मोदी का चेहरा बिक रहा था कर्नाटक में। कर्नाटक में येदुरप्पा बिक रहे थे। येदुरप्पा का वजूद था, धरती पुत्र था, उस मिट्टी का लाल था। उसको आपने इतना अपमानित किया कि लोगों ने आपको रास्ता का दिखा दिया। आज वसुंधरा राजे राजस्थान की अस्मिता है। स्त्री शक्ति, रिजर्वेशन बिल पार नहीं होता, उस एक महिला का क्या अपमान करते हो आपने? मतलब मुझे एक सिंधिया परिवार को जानने वाले एक हिस्टोरियन ने कहा कि मैंने सिंधिया खानदान का ऐसा अपमान तो पेशवाकालीन पीरियड में भी नहीं देखा। जी, जो मैं टाइगर, मैं समझ गया, 1 महीने में हुआ है। टाइगर मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की दुहाई देने वाले मोदी जी राजस्थान की जो सबसे बड़ी वुमेन लीडर है उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? खत्म कर दिया। जी, तो आप मुझे बताइए, आपने जो मुझे स्टार्टिंग में कह दिया, आपने तो बोले बिल्कुल ऐलान कर दिया पहले ही। ये कारण है और ये कारण दीवार पे लिखे हुए हैं। ये कोई मेरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। ये बच्चा बच्चा जान रहा है। आप जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, घूमिए लोगों के बीच में, तो जनमानस पता पड़ता है क्या कहता है। अभिज्ञान साहब, अभी आपने टाइगर को सुना। टाइगर ने कहा कि भाई तीनों राज्य जो हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में ऐसी तैसी हो रखी है। और इन्होंने एक कारण ये भी बताया कि भाई हर जगह कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट, केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है और जो प्रदेश नेतृत्व उस पर टकराव है, जो बड़े नेता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप इतने बरस से राष्ट्रीय राजनीति को देख रहे हैं, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सलूक किया, 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, आज उनको हाशिए पे कर दिया मोदी जी ने। शिवराज सिंह चौहान बेचारे घूम घूम कर कह रहे हैं कि भाई मैं लड़ूं चुनाव या ना लड़ूं। ये हाल मामा का है। और वसुंधरा दोनों हाथ में तलवार लेके चल रही है इस वक्त।
ये जो स्थिति है, ये मोदी जी का एक पर्सनालिटी डिफेक्ट है, अहंकार कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, वो आपको लगता है? या ये मोदी और अमित शाह की राजनीति का हिस्सा है कि जिसका कद बढ़े उसको छांटो? क्या लगता है आपको? नहीं, उनकी What could be राजनीति का the हिस्सा reason? है, कोई नई बात नहीं है, उनकी राजनीति का हिस्सा है। और इसीलिए जब भी मोदी जी का जिक्र होता है आकलन के तौर पर, व्यक्ति विशेष के आकलन के तौर पर, तो इंदिरा गांधी का भी जिक्र होता है। 1969 में मेरे पास ये किताब मेरी पढ़ी हुई है, उसमें पूरा एक चैप्टर है जो कांग्रेस कोलैप्स का और एक चैप्टर है बीजेपी राम भरोसे। तो बहुत सारे ऐसे किस्सों का मैंने जिक्र किया है। 65 ऑनवर्ड, 64 में नेहरू डाइड, तो 65 ऑनवर्ड्स की जो राजनीति है, उसके बाद 69 में जो असर्शन किया इंदिरा गांधी ने, किसी को उत्तर प्रदेश में किसी को पूरा टर्म ही नहीं पूरा होने दिया किसी मुख्यमंत्री का, तो ये पनपने नहीं दिया। ये एक तरह की राजनीति होती है जो कुछ नेता करते हैं। ठीक यही बीजेपी के समय में हो रहा है। अगर संगठनात्मक तौर पर किसी राज्य का उदाहरण दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी अडवाणी जी युग की बात कर रहा हूं, तो जो स्टेट का उदाहरण दिया जाता था वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी का समय है, वो स्टेट था मध्य प्रदेश। संघ के सियासी प्रयोग का मॉडल स्टेट था, जैसे गुजरात डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन मॉडल स्टेट बना। अब हुआ क्या है, क्योंकि वो मॉडल ही आपने चेंज कर दिया है ना। आप अपना 2014 का जो मॉडल आप लेकर आए और उसको आपने यहां आकर स्थापित किया, उसके बाद उस मॉडल की जरूरत ही नहीं बची, जैसे अशोक कह रहे हैं। अभियान भाई, यहाँ पर एक सवाल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो पेड़ की तरह है, शाखाएं हैं, अगर आप उन शाखाओं को काट रहे हैं, अगर मोदी और शाह उसी डाल पर बैठ के डाल को काट रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं लग रहा वो भी नीचे गिरेंगे? या ये एक तरह का अहंकार है, ये एक तरह का ईगो है, या ये लोग छोटे लोग थे जो बहुत ऊंचे ओहदे पर आ गए, जैसे भी आए? दिक्कत कहां आ रही, कहां पर फॉल्ट लाइन कहां पर है? फॉल्ट लाइन यहां पर है कि अमित शाह साहब ने एनडीटीवी पर, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझे उस इंटरव्यू में कहा कि आप और राहुल गांधी आइवरी टावर में बैठे हैं। हकीकत यह है कि वो खुद आइवरी टावर में। दूसरी तो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि मुझे ये भी नहीं पता, मैं तो उनकी फंक्शनिंग नहीं जानता, कि क्या वो जानकारी इकट्ठा करने में भी रुचि रखते हैं, फीडबैक लेने में भी रुचि रखते हैं। क्योंकि अगर ये चुनाव की ऐसी स्थिति है तो स्वाभाविक है फीडबैक क्रिटिकल आएगा, कोई रोजी पिक्चर तो आएगी नहीं दीपक, और क्रिटिकल फीडबैक आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अभिज्ञान क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं, आप अभिज्ञान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुश्किलों में बीजेपी फंस गई है, या बीजेपी का जो रथ है वो दलदल में फंसा हुआ है मध्य भारत में, इसकी जिम्मेदारी या इसका जो कसूर है ये मोदी और शाह का खुद का है, खुद की बनाई हुई सिचुएशन है मोदी और शाह की? कभी भी कोई भी सरकार, मतलब कोई भी पार्टी अगर पावर में है तो उसका सबसे बड़ा काम होता है, ये इतिहास उसका उदाहरण है कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जो राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां रही हैं, कि आप ही को अपने राज्य की यूनिट्स को संभालना होता है, आप ही को अपने जीते हुए राज्यों और मुख्यमंत्रियों को संभालना होता है। कोई और बाहर से आके आपके लिए नहीं करता, और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो पार्टियां टूट जाती हैं, पार्टियां हार जाती हैं। ये भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है। तो ये मोदी और शाह के अलावा ये ओनस और किसी और का नहीं है, हो ही नहीं सकती। पिछली बार 2018 में जब ये तीनों राज्य बीजेपी हार गई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्य हारने के बाद क्या मोदी जी ने एक इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया? उनको लगा कि भाई ये तीनों राज्य हमारे हाथ से निकल गए, ये बीजेपी के सबसे मजबूत किले थे, बीजेपी का परचम यहाँ बहुत पहले फैल गया था। क्या उन्होंने इन 5 सालों में ये जो तीनों स्टेट 2018 में हारे थे उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई? नहीं, उसमें क्या हुआ, जब तीनों राज्यों में बीजेपी हारी तब उन्होंने ये सारा ठिकरा जो है क्षेत्रीय क्षेत्रों पे तोड़ा। वहां वसुंधरा पे ठिकरा फूटा, वहां रमन सिंह के ठिकरा फूटा, और यहाँ महाराज पे या शिवराज पे ठिकरा फूटा। हाँ, उसके बाद तुरंत लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
मतलब जब ये तीनों राज्यों में कमजोर कांग्रेस थी तो ये लोगों ने बिना मांगे कांग्रेस को दिया था कि अरे हम थक गए बीजेपी से, अब आप ले लो। लेकिन कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर थी। अब जो स्थितियां 2018 में कांग्रेस की थी वो 2024 में बीजेपी की है। 2024 में जो बीजेपी की 2018 में जो बीजेपी की स्थिति थी वो 2024 में कांग्रेस की है। द रोल इज रिवर्सल। अब आप पुलवामा करोगे तो पुलवामा होगा नहीं। लोग पुलवामा को समझ रहे हैं। लोग इजराइल और हमास की लड़ाई भी आप इस चुनाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग उसको भी समझ रहे हैं। हिंदू मुसलमान को समझ रहे हैं। लोग बजरंग बली को समझ रहे हैं। लोग शमशान और कब्रिस्तान को समझ रहे हैं। लोग मंदिर और घोषणाओं को समझ रहे हैं। तो लोग अब समझने लगे हैं जी, क्योंकि 10 साल तक आप मन की बात कर रहे हो, जन की बात तो आपने की नहीं। अभिज्ञान एक बात जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मेरी उनसे जो बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, ऐसा है कि भले ही मोदी जी छत्तीसगढ़ हार जाएं, भले ही राजस्थान हार जाएं या मध्य प्रदेश निकल जाए, इन तीनों में से एक आध राज्य अगर हम हार भी जाए, ये बीजेपी का वर्जन है, तो भी 2024 में मोदी जी का जब चेहरा सामने आएगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो ये तीनों राज्य हम फिर से स्वीप करेंगे, हम फिर से यहाँ जीतेंगे। उनका ये कहना है कि लोकसभा में मोदी का चेहरा अभी भी बिक रहा है। तो आज की तारीख में मोदी और अमित शाह की पार्टी का ये कहना है कि अगर हम विधानसभा हारे तो ये स्टेट लीडरशिप की गलती है, मोदी जी पूरी तरह इंटैक्ट हैं, लोकसभा के चुनाव में ये जो हार जीत है इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा, या जो टाइगर कह रहे थे कि अब की जो 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें विधानसभा जैसी स्थिति होगी? देखिए, अभी आप लोगों से बात करते हुए बड़ी एक घटना हो गई। मेरा चेहरा चमक रहा था अशोक वानखेड़े जी की तरह। अब एक लाइट चली गई तो देखिए मेरा चेहरा फीका हो गया। यही हाल बीजेपी का है। उनकी एक आध महत्वपूर्ण लाइटें चली गई, चेहरे की चमक जा रही है। हाँ, और जैसे मेरे चेहरे की चमक चली गई वैसे उनके भी चेहरे की चमक चली गई। प्रॉब्लम क्या है? मैं अशोक की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं पहले भी बहुत बार रोक रहा हूँ, मैं आपको 1 सेकंड रोक रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बीजेपी की चौथी लिस्ट आ गई मध्य प्रदेश की। शिवराज को भी चुनाव लड़वा रहे हैं और सारे के सारे पुराने चेहरे वापस रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब जब चेहरे बदलने का प्रयास किया और जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से बीजेपी डर गई और वही पुराने चेहरे बिना विवाद के, क्योंकि अब विवाद झेलने की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा। केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति वैसी ही हुई जो 2018 में कांग्रेस की थी। अभिज्ञान, आपको ये लगता है कि जैसे शिवराज सिंह को पहली लिस्ट में उन्हें कायदे से टिकट देना चाहिए था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, पहले लिस्ट में उनको नाम नहीं दिया, फिर आखिरी की लिस्ट में जब अब आई है उसमें उनका नाम जोड़ दिया, क्या एक तरह से शिवराज को अपमान करना चाह रहे थे? नहीं, ये तो बीजेपी जाने, बल्कि बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया दीपक। तो मतलब परेशान करके क्या मिलेगा? क्यों परेशान करने की जरूरत है? मैंने आप ही के प्रोग्राम में बताया कि 2012 में किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात मॉडल का जिक्र होता है और मध्य प्रदेश मॉडल का जिक्र नहीं होता। अब ये तो इसका उत्तर ना दीपक शर्मा दे सकते हैं, ना अशोक वानखेड़े, ना विज्ञान प्रकाश, कि आपको क्या हासिल हो रहा है शिवराज को नीचा दिखाते, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 दिसंबर को जब ये 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, 3 दिसंबर, 1.5 महीने बाद, ये जो 3 तारीख है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए? जो फाइनल होने वाला है 2024 का लोकसभा में, उसमें ये नतीजे 3 दिसंबर को कितने इंपॉर्टेंट है टाइगर? मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा था आपको कि ये 3 दिसंबर की शाम 6 बजे काउंटडाउन चालू होगा 2024 के एंड का। इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्योंकि लगातार 8 राज्यों में हारने के बाद जो लोगों में परसेप्शन बनेगा और जो विपक्ष में, इंडिया गठबंधन में जो जान की जाएगी, उसके बाद दूसरी पदयात्रा शुरू हो जाएगी, भारत छोड़ो। इसी के बीच में गठबंधन और टाइट होगा, सीट डिसाइड हो जाएंगे, 1 to 1 मार्किंग हो जाएगी। बीजेपी क्या लेके जाएगी 2024 में? मुझे बताइए। राम का मंदिर लेके जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? आप क्या लेके जाओगे? आप महिला बिल लेके जाओगे रिजर्वेशन का, जो आपको पता ही नहीं लागू कब करने वाले हो?
आप महंगाई लेके जा रहे हो, आप बेरोजगारी लेके जा रहे हो, आप अशांत सीमाएं लेके जा रहे हो, आप जलता हुआ मणिपुर लेके जा रहे हो, महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार लेके जा रहे हो। आप क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? व्हाट यू हैव टू ऑफर? यू हैव नील इन योर पॉकेट। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लेने के लिए, देने के लिए आपके पास आश्वासन है और लेने के लिए मतदान। अब लोगों ने आश्वासन पे मतदान देना बंद कर दिया। यही कारण है कि कर्नाटक और हिमाचल और दिल्ली में बेरंग वापस भेज दिया। क्योंकि कुछ तो करिए महाराज, 10 साल से आप यही कहते आ रहे हैं। कब तक इंदिरा गांधी को गाली दोगे? कब तक जवाहरलाल नेहरू को गाली दोगे? कब तक पुराने लोगों के पाप गिनवाते रहोगे? आप कुछ तो पुण्य करिए। पाप गिनने से आप पुण्यवान नहीं होते। पाप गिनने से आपका मुंह ही खराब होता है। आपको आपके पुण्य का हिसाब देना होगा। जी अभिज्ञान, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट चाह रहा हूँ। टाइगर ने जो कहा उसका मैं जिस्ट कि मोदी जी ने 9.5 साल में अपनी बात की, मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात करी, इवेंट्स किए, बड़े बड़े इवेंट्स किए और इवेंट्स के साथ साथ अपना एक प्रोजेक्शन किया। लेकिन टाइगर का कहना है जमीन पे कुछ काम नहीं हुआ। जमीन पर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बताने के लिए मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि 2024 अगर ये 3 दिसंबर को नतीजे मोदी जी के पक्ष में नहीं आते तो इस बार 2018 नहीं है, ये 2024 है और मोदी जी के लिए खतरे की घंटी शुरू होगी 3 दिसंबर से अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते? नहीं, जैसा अशोक ने कहा मैं अग्री करता हूँ। इन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी तो मुझे उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है कि जो मतलब क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ 20 सेकंड में इतना ही कहूंगा। तजुर्बे से सरकारों को जाते हुए देख के, प्रधानमंत्रियों को गिरते हुए देख के डिनायल से बाहर आइए। बहुत कम वक्त बचा है। 3 दिसंबर के बाद अप्रैल भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना तो सिर्फ 4 महीने आपके पास बचेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो डिनायल से तुरंत बाहर आइए। सियासी हकीकत आपके पक्ष में अभी नहीं है, उसको आप बदल सकते हैं जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की यथास्थिति में आपके हक में नहीं है। बहरहाल आपका दोनों का जो जिस्ट है कहीं ना कहीं निचोड़ ये है कि मोदी जी डिनाइल मोड से बाहर आए और जमीनी हकीकत को देखें कि जो जमीन हिंदुस्तान की है वो कहां पर है और उस जमीन पर मोदी और शाह कहां पर खड़े हुए हैं। जमीनी हकीकत को समझने की बात कह रहे हैं अभिज्ञान, और वही बात टाइगर कह रहे थे। आप दोनों लोग आए, दोनों खास मेहमान, और आपने बड़ी बेखौफ होकर बहुत ही निष्पक्षता और निडरता के साथ जिस तरह से कैमरे पर बोला है, आज के दौर में बड़ा मुश्किल है ऐसी आवाजों को सुनना। बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस सीइंग यू एट माय शो। थैंक यू सो मच। ये आवाज हमेशा आपके लिए रहेगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।